अंबेडकर की रुला देने वाली कहानी। बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बाबा साहेब आम्बेडकर का परिवार महार जाति से संबंध रखता था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन से ही उनको अनेक प्रकार के आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के चलते हुए बड़ी ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उन दिनों एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत दलितों को पढ़ाई लिखाई के अधिकार से वंचित रखा जाता था। लेकिन आम्बेडकर जी के पिता के दिल में बड़ी तीव्र इच्छा थी कि उनके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई लिखाई हासिल करके किसी बढ़िया मुकाम पर पहुंचे। आम्बेडकर जी अपने जीवित बचे 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिताजी भारतीय सेना महार रेजिमेंट में सूबेदार थे। वह चाहते थे कम से कम ये लड़का ही अच्छा पढ़ लिख जाए। उनके बहुत प्रयास करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन अनेक प्रकार की शर्तों के तहत। जैसे कि अंबेडकर अपने स्कूल में किसी भी अन्य बच्चे को छुएगा नहीं। अगर उसे पानी पीना हो तो अपने घर से ही लेकर आएगा और क्लास में ब्लैक बोर्ड के पीछे रखे पानी के घड़े को हाथ नहीं लगाएगा। क्लास में बाकी बच्चों से अलग बैठेगा। क्लास में बैठने के लिए अपने घर से अपना अलग टाटपटी या बोरी लेकर आएगा इत्यादि। इतनी शर्तों के चलते आम्बेडकर जी पढ़ाई में पूरी तन्मयता से ध्यान देते थे। वह जन्मजात ही बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाले, हठी स्वभाव के, सख्त मेहनत करने वाले और बड़े संवेदनशील बच्चे थे। जब वह 1907 में 10वीं कक्षा में सबसे अव्वल नंबर पर आ गए, तो उनके स्कूल के प्रिंसिपल सहित सभी अध्यापक भी हक्के बक्के रह गए। आगे की पढ़ाई के लिए उनको एल्फिंस्टोन कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद वर्ष 1912 में उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में बीए की उपाधि प्राप्त की और उन्हें बड़ौदा में एक नौकरी मिल गई। किसी भी कॉलेज में दाखिला लेने वाले और बीए पास करने वाले पूरे देश में दलित समाज से वह सबसे पहले विद्यार्थी थे। इतना ही नहीं, बाद में विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले भी पहले भारतीय बनने का गौरव भी उनको ही प्राप्त हुआ। इसके बाद वह एमए करना चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब चल रही थी, क्योंकि वर्ष 1913 में उनके पिता का निधन हो गया था और उनकी माताजी तो बहुत समय पहले ही परलोक सिधार गई थी, जब आम्बेडकर जी की उम्र केवल 6 वर्ष ही थी। भले ही आम्बेडकर जी अब एक छोटी सी नौकरी करने तो लग गए थे, मगर एमए न कर पाने की टीस सी उनको अक्सर चुभती रहती थी। ऐसे ही चलते चलते एक दिन अचानक उनकी मुलाकात अपने स्कूल के एक क्रिश्चियन अध्यापक श्री कृष्णाजी अर्जुन कैलुस्कर से हो गई। कैलुस्कर ये जानकर बड़े खुश हुए कि आम्बेडकर ने फर्स्ट डिवीजन में स्नातक की उपाधि हासिल कर ली है और आगे भी पढ़ना चाहते हैं। आम्बेडकर ने जब उनको अपने घर के हालत से वाकिफ करवाया, तो कैलुस्कर ने उनको समझाया कि बड़ौदा रियासत के राजा सयाजी राव गायकवाड़ बड़े ही दयालु और विशाल हृदय वाले इंसान हैं। वह गरीब लोगों की सहायता भी कर देते हैं। अतः अगर आम्बेडकर आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनको उस राजा से अवश्य मिलना चाहिए। अपने अध्यापक से नेक मशवरा सुनकर उनको एक नई रोशनी की उम्मीद नजर आने लगी। सो वह झटपट थोड़े पैसे का इंतजाम करके मुंबई से बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ के दरबार में अपनी अर्जी लेकर पेश हो गए। उनकी कहानी सुनकर महाराजा का दिल पसीज गया और उन्होंने अंबेडकर को एक करारनामे के अंतर्गत 25 रुपये महीना की फेलोशिप मंजूर कर दी। इस करारनामे की एक महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि अंबेडकर जब तक पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के पश्चात अंबेडकर को 10 वर्ष महाराज के दरबार में नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी की अवधि के दौरान अंबेडकर को आधी तनख्वाह मिला करेगी और बाकी की आधी तनख्वाह उनकी सहायता राशि की अदायगी के रूप में काट ली जाएगी। इस तरह महाराजा गायकवाड़ से वित्तीय सहायता पाकर भीमराव अंबेडकर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। जुलाई 1913 में भीमराव न्यूयॉर्क पहुंचे। भीमराव को उनके जीवन में प्रथम बार महार होने की वजह से ना तो नीचा देखना पड़ा, न ही छुआछूत का सामना करना पड़ा था, ना ही किसी के दिल में नश्तर चुभाने वाले ऊंची जाति के लोगों के जाति आधारित व्यंग्यबाण सुनने को मिलते थे। वहां जाकर उन्होंने अनुभव किया कि अमेरिका में धर्म, मजहब या फिर जाति के आधार पर कोई किसी से किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं करता है। इंसानियत और इंसानों की योग्यता की वहां सच्ची कदर होती है। वहां उनका महत्व और कीमत भी उसी के हिसाब से आंकी जाती है। यह उनके लिए मानसिक तौर पर बहुत बड़ा सुकून और ठंडक देने वाली बात थी।
ऐसे माहौल में दाखिल होकर उनको एक तरह से बहुत बड़ी आज़ादी मिली जिसकी कल्पना अपने देश भारत में तो हरगिज नहीं की जा सकती थी। तब उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से पढ़ाई में मशगूल कर लिया और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपने शोध नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया और हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई के लिए अमेरिका से लंदन चले गए, लेकिन बड़ौदा सरकार में उनसे जलने वाले अगड़ी जाति के कुछ लोगों ने महाराजा को भड़काना आरंभ कर दिया। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छात्रवृत्ति बंद करवा दी गई और उन्हें अमेरिका से वापस बुला लिया। महाराजा से चिट्ठी पाकर अंबेडकर जी बड़े परेशान हुए, क्योंकि उनको अपनी विदेशी उच्च शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ गई थी। लेकिन वापस आने पर राजा का हुक्म मानने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमेरिका से मुंबई वापस आ गए। थोड़े दिन अपने घर बिताने के बाद वह बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ के सामने पेश हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजा के आगे बड़ी गुहार लगाई कि उन्होंने तो पहले ही उनको इजाजत दे रखी थी कि वह जितना चाहे पढ़ सकते हैं। मैं पुनः वादा करता हूं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद में वापस आपके पास ही आऊंगा। मगर महाराजा के सलाहकारों ने अंबेडकर की एक ना चलने दी। इस तरह अंबेडकर को अमेरिका न भेजकर महाराज गायकवाड़ ने अपने दरबार में राजनैतिक सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया। बड़ौदा में तो छुआछूत और जाति आधारित भेदभाव मुंबई से कहीं ज्यादा थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी कोई भी उनके आदेशों को नहीं मानता था, क्योंकि वह महार थे। उनका अपना खुद का चपरासी भी उनको पानी तक नहीं पिलाता था, क्योंकि उन दिनों अगड़ी जाति के लोगों की मानसिकता भी ऐसी थी कि अगर कोई दलित को हाथ भी लगाएगा तो वह भी शूद्र बन जाएगा। वह जो भी फाइल देखते उस पर अपनी कार्यवाही करने के बाद वह उसे एक स्टूल पर रख देते। फिर चपरासी उसे वहां से उठाकर राजा के पास ले जाता था। सीधे उनके हाथ से वह फाइल नहीं लेता था। उच्च कोटि की विद्या प्राप्त करने पश्चात भी कोई उनके पास बैठकर भोजन करना पसंद नहीं करता था। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव किया कि दलितों के साथ बोली, बानी और व्यवहार में अमेरिका तथा इंग्लैंड और अपने ही देश हिंदुस्तान में जमीन आसमान का अंतर था। ये सभी कानून, कायदे और परंपराएं उनको गुलाम बनाए रखने के इरादे से ही सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत ही बनाए गए थे। अंबेडकर जी को वहां नौकरी करते हुए 9 दिन बीत चुके थे। एक दिन सुबह महाराजा गायकवाड़ टहलते हुए वहां आ गए और अंबेडकर के दफ्तर के सामने आकर रुक गए। चपरासी तो उस वक्त दफ्तर आ चुका था, लेकिन अंबेडकर जी अभी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। महाराज ने चपरासी से पूछा कि अंबेडकर कहाँ गए हैं। चपरासी ने बताया कि वह तो अभी आए ही नहीं। ये सुनकर महाराज वहीं बरामदे में टहलने लग गए, ये देखने के लिए कि अंबेडकर कब आते हैं। लगभग आधे घंटे बाद अंबेडकर जी आ गए। महाराजा को अपने कमरे के बाहर टहलते देखकर वह समझ गए कि गायकवाड़ जी आज दौरे पर हैं। वहां पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनको नमस्कार कहा, लेकिन महाराज की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 1 मिनट उनको देखने के बाद महाराज ने उनसे लेट आने का कारण पूछा तो अंबेडकर ने उनको बताया कि वह खाने की वजह से लेट हो गए हैं। महाराज ने पूछा कि आप खाना कहाँ से खाते हो। अंबेडकर ने जवाब दिया कि यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर एक ढाबा है, वहां से ही वह खाना खाते हैं। क्या आज वहां खाना लेट बना था? जी नहीं, खाना तो वक्त पर ही बन गया था, लेकिन मुझे मिल नहीं पाया। क्यों? तुम्हारे पास पैसे नहीं थे क्या? पैसे भी मेरे पास हैं, लेकिन वह ढाबे वाला सबके सामने मुझे खाना देता नहीं है। महाराजा ने हैरान होकर पूछा, सबके सामने खाना नहीं देता, क्या मतलब है इसका? उसने ढाबा तो खाना बेचने के लिए ही खोला है। महाराज, होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। संक्षेप में बात ऐसे है कि जब मैं पहले दिन उसके ढाबे पर खाना खाने गया था तो उसने मुझे खाना देने से पहले मेरी जाति पूछी थी। क्योंकि मैं ना तो झूठ बोलता हूं और ना ही घुमा फिरा कर गोलमोल बात करता हूं, मैंने उसे स्पष्ट लफ्जों में बता दिया कि मैं महार जाति से हूं। वह भी समझ गया कि मेरी जाति प्रचलित जाति प्रथा के हिसाब से शूद्रों में आती है, इसलिए उसने पहले तो मुझे खाना देने से साफ इनकार कर दिया।
लेकिन मेरे ज्यादा कहने पर उसने अपनी परेशानी समझाते हुए मुझे बताया कि अगर मैं सबके सामने तुम्हें खाना दूंगा तो बाकी ग्राहक मेरे ढाबे से खाना बंद कर देंगे और न ही मैं आपको अपने ढाबे में बिठाकर खाना खिला सकता हूँ। उसके ढाबे से 40 से 50 फुट की दूरी पर एक पेड़ है और उसने उस पेड़ की तरफ इशारा करके मुझे कहा कि तुम वहीं बैठे रहना, मैं उचित अवसर देखकर तुम्हारे लिए खाने की थाली भेज दिया करूंगा, तुम उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा लिया करो और थाली बर्तन साफ करने वाली जगह पर चुपके से रख दिया करना। जब मैंने उसकी यह सब शर्तें मानी तभी वह मुझे खाना देने के लिए राजी हुआ। आज मैं उस पेड़ के नीचे बैठा अपने लिए उस थाली का इंतजार करता रहा। उसके ढाबे पर अन्य लोगों का आना जाना खत्म ही नहीं हुआ और ऐसे मुझे खाना मिल नहीं पाया। आम्बेडकर की बात सुनकर महाराजा गायकवाड़ को उसके लेट आने की वजह से पहले जो गुस्सा था वह अब उनका क्रोध काफूर हो चुका था। उन्होंने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या जाति पांति सचमुच इतनी गंभीर समस्या है? आम्बेडकर ने उनको संक्षेप में बताया कि इस झूठी जाति प्रथा के वजह से तो उन्हें न जाने कितनी बार और कितने प्रकार के तिरस्कार झेलने पड़े हैं। लोगों की गालियां सुननी पड़ी हैं और दिल को चीर देने वाले व्यंग्यवान भी सहने पड़े हैं। फिर महाराजा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को सिर से लेकर पैर तक बड़े गौर से देखकर बोले, तुम्हारे कपड़े भी गंदे लग रहे हैं, साफ सुथरे कपड़े क्यों नहीं पहने? आम्बेडकर ने जवाब दिया, इसी जाति आधारित छुआछूत की वजह से। क्या मतलब है इसका? जरा अपने उत्तर का थोड़ा खुलासा करो। तब अम्बेडकर ने उनको बताया कि आज मुझे बड़ौदा आए हुए 9 दिन हो चुके हैं। जिस दिन मैं जहां आया था उसी दिन से मैंने अपने लिए किराए का एक कमरा तलाशना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं जहां भी जाता हूं कमरा दिखाने से पहले मकान मालिक मेरी जाति पूछता है। जब मैं उनको अपनी जाति महार बताता हूं तो वह लोग मुझे अपना कमरा किराए पर देने से मना कर देते हैं। इसलिए मैं रात को सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे ही सोता हूं, जिसकी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो चुके हैं। मैं इनको धोना भी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, इसके लिए मुझे कोई ऐसी उचित जगह ही नहीं मिल रही। आम्बेडकर की बातें सुनकर महाराजा गायकवाड़ का सिर घूम गया और वह बोले, ये तो वाकई बहुत बड़ी समस्या है। फिर उन्होंने कुछ सोचकर अपने एक सेवादार को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि तुम शाही रसोई में जाओ और अम्बेडकर के लिए एक थाली खाना लेकर आओ। फिर आम्बेडकर से कहने लगे कि भूखे पेट तुम सारा दिन काम कैसे करोगे? सेवादार जो खाना लाएगा वह खा लेना और फिर शाम को छुट्टी के बाद मेरे पास आना। इतना हुक्म देकर महाराजा गायकवाड़ वहां से चल दिए। शाम को जब वह महाराजा के हुक्म अनुसार वहां पहुंचे तो देखा कि वहां उनके 8-10 और कर्मचारी अधिकारी भी उपस्थित थे। आम्बेडकर को देखकर उन्होंने उन सब से कहा, ये डॉक्टर आम्बेडकर हैं, हमारे नए राजनीतिक सचिव। 8-9 दिन पहले ही यह यहाँ आए हैं, इनके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं है। तुम में से कौन है जो इनको अपने घर एक कमरा किराए पर दे सकता है? महाराजा की बात सुनकर सभी कर्मचारी एक दूसरे की तरफ प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने लग गए। क्योंकि वह सब आम्बेडकर की जाति जान चुके थे, इसलिए कोई भी उनको अपने घर रखने को तैयार नहीं था। जाति व धर्म आधारित छुआछूत और अस्पृश्यता इस कदर लोगों के दिलो दिमाग पर हावी हो चुके थे कि तथाकथित ऊंची जातियों के लोग दलितों की परछाई से भी दूर रहते थे। केवल और केवल वह इनको अपने गुलाम बनाकर ही रखना चाहते थे। किसी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। यही वजह थी कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के उस जमाने में एमए पास होने के बावजूद भी लोग उनको नीच व बहिष्कृत बंदा ही मानते थे, जबकि अगड़ी जातियों के लोगों में 10वीं पास भी बहुत गिने चुने लोग ही थे। जब महाराज गायकवाड़ ने देखा कि वहां उपस्थित उनके कर्मचारियों में से कोई भी अपने घर एक कमरा देने को तैयार नहीं हो रहा, तो महाराजा ने खुद ही हुक्म सुना दिया, मुनीम जी, आज आप आम्बेडकर को अपने साथ ले जाएं और ये तब तक आपके घर रहेंगे जब तक इनका कोई और धन का बंदोबस्त नहीं हो जाता। इतना कहते ही उन्होंने सभी को जाने के लिए इशारा कर दिया। इस प्रकार कुछ समय के लिए आम्बेडकर जी के रहने और खाने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन इस इंतजाम से ना तो मुनीम जी खुश थे और ना ही अम्बेडकर जी। बल्कि मुनीम तो आम्बेडकर जी को कभी कभी जली कटी सुनाता ही रहता था कि उसकी वजह से मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। वैसे तो अम्बेडकर जी उनको बहुत बार कह चुके थे कि वह उनको अपना पेइंग गेस्ट बना लें,
लेकिन मुनीम जी तो जल्द से जल्द उनसे छुटकारा पाना चाहता था। अंबेडकर जी भी इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे, लेकिन वह भी बहुत मजबूर थे। बाबा साहब ना चाहते हुए भी उनके घर रहने को विवश थे। वह भी अपमान के कड़वे घूंट पीकर ही वहां जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे थे। ऐसे करके उन्होंने मुनीम जी के घर मुश्किल से 2 महीने निकाले। इसी बीच अंबेडकर जी ने उसी गांव में और आसपास के 5-6 गांवों में किराए पर एक कमरा ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उनको कहीं सफलता हासिल नहीं हुई। उधर मुनीम जी भी मानसिक तौर पर उनसे बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनकी अपनी जात बारादरी के लोग उनको धमकियां देने लग गए थे कि अगर उसने अंबेडकर को अपने घर से नहीं निकाला तो वो मुनीम और उसके पूरे परिवार का अपनी बिरादरी से हुक्का पानी बंद कर देंगे। गांव में ना कोई उनके घर आएगा और ना ही गांव का कोई भी निवासी उनको अपने घर पर सामाजिक रीति रिवाजों, ब्याह शादी में शामिल होने के लिए बुलाएगा। उनके बीच में मनमुटाव इतना भयंकर रूप ले चुका था कि अंबेडकर जी रहते तो उनके घर में ही थे, लेकिन दोनों में बातचीत नामात्र की ही होती थी। एक दिन किसी सरकारी कामकाज के सिलसिले में महाराजा गायकवाड़ ने उन दोनों को बुलाया। सरकारी कामकाज के बाद दोनों को उनके बीच किराए के कमरे को लेकर सवाल पूछ लिया। महाराजा की बात सुनकर मुनीम जी तो कुछ बोल ही नहीं पाए, लेकिन अंबेडकर जी ने उनके बीच जो कुछ हुआ था उनको लेकर गांव वालों से मिली धमकियां सब बता दी। सुनकर महाराजा का मन बहुत खराब हुआ और उन्होंने मुनीम जी से पूछा, क्या अंबेडकर ने जो कुछ बताया है वह सही है? मुनीम ने उत्तर दिया, जो कुछ इन्होंने कहा है वह सब कुछ 100% सत्य है। अब तो बहुत से गांव वालों ने मुझसे और मेरे बच्चों से बातचीत करनी भी बंद कर दी है। उनकी पूरी समस्या सुनकर महाराजा भी थोड़ा परेशान हो गए और फिर कुछ सोचकर उन्होंने मुनीम जी से कहा, हमारे और अंबेडकर के बीच शिक्षा का ऋण संबंधी जो करारनामा हुआ है, जाओ वह लेकर आयो। मुनीम जी भागकर गए और करारनामे के कागज लाकर महाराजा को दे दिए। फिर महाराजा गजब का काम किया। बड़ौदा महाराजा गायकवाड़ ने सबके सामने वह करारनामा फाड़कर फेंक दिया। महाराजा की इस हरकत को सभी लोग फटी फटी सी आंखों से देख रहे थे। उस समय सभी लोग हक्के बक्के रह गए। तब उनके एक मंत्री ने राजा से सवाल किया, महाराज, यह आपने क्या किया? करारनामे के मुताबिक अंबेडकर को तो हमारे यहाँ 10 वर्ष नौकरी करनी थी, अभी तो इसे 3 महीने भी नहीं हुए। सवाल करने वाले मंत्री से महाराजा ने उल्टा सवाल एक किया, आप इस पूरे किस्से से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो बताओ, क्या आप अंबेडकर को अपने घर एक कमरा किराए पर दे सकते हो? ये सुनकर वह मंत्री भी खामोश होकर उनसे नजरें चुराने लगा। फिर महाराजा सबको सुनाकर ऊंचे स्वर में बोले, मैं भी चाहता हूं कि अंबेडकर अपना पूरा कर्जा ईमानदारी से अदा करें, लेकिन इसके लिए उसे यहाँ नौकरी करनी होगी। इसके लिए उसे रहने के लिए कम से कम एक कमरा तो चाहिए ही ना। जब इनको कोई कमरा देने को तैयार ही नहीं, तो इनकी परेशानी भी तो हमें समझनी पड़ेगी। मुनीम जी के घर जाने से पहले ये सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे ही 9 रात सोए थे। वहां तो रात को इनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। तो क्या इतने पढ़े लिखे इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती है कि इनको बेहिफाजत ही छोड़ दिया जाए, केवल इसलिए कि यह पिछड़ी जाति से हैं? यह कोई अपराधी नहीं है, एक अच्छा खासा तालीम याफ्ता इंसान है। प्रत्येक इंसान की जिंदगी उतनी ही कीमती है, बेशक वह इंसान किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो। जब हम इनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, इनकी छोटी सी जरूरत पूरी नहीं सकते, इनके बनते रुतबे ओहदे अनुसार इनको इज्जत मान सम्मान नहीं दे सकते, तो हमें इनको बंदिशों में रखने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। फिर अंबेडकर को संबोधन करते हुए महाराज गायकवाड़ ने अपना हुक्म सुना दिया, अंबेडकर जी, आप बस 2 सप्ताह ही यहाँ और काम करिए, जब तक आपकी जगह काम करने वाला कोई नया अधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता। उसके बाद आप यहाँ से जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका बाकी का कर्जा हमने माफ किया। फिर उस मंत्री को अंबेडकर की जगह नए राजनैतिक सचिव के पद के लिए कोई नया उम्मीदवार ढूंढने के लिए आदेश दे दिया। इस तरह वहां से काम से छुट्टी हो जाने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वापस अपने घर मुंबई आ गए। घर आकर वह बहुत रोए कि महाराजा गायकवाड़ की रियासत की अपनी 10 वर्ष की नौकरी पूरी नहीं कर पाए।
बिना सिर पैर की जाति प्रथा, छुआछूत और अस्पृश्यता के सामने अच्छी पढ़ाई लिखाई की भी कोई कदर नहीं। अंबेडकर जी के दिल पर उसका बोझ बहुत दिनों तक रहा। मुंबई वापस आकर उन्होंने कोल्हापुर के शाहू महाराज की सहायता से एक साप्ताहिक अखबार मूकनायक प्रारंभ किया। महाराजा ने भी दूसरी मैगजीन अछूत की कई बैठकों और सम्मेलनों को भी संचालित किया, जिसे भीमराव अंबेडकर भी संबोधित किया करते थे। सितंबर 1920 में पर्याप्त धनराशि जमा करने के बाद अंबेडकर अपनी अधूरी छोड़ी हुई पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन चले गए। वहां जाकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। पूरी दुनिया के 7 सबसे ज्यादा पढ़े विद्वानों में से वह इकलौते भारतीय थे। कुल मिलाकर बाबा साहब के पास 22 डिग्रियां थीं। उनकी मृत्यु के 34 वर्ष बाद फरवरी 1990 में उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जब श्री वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न ही नहीं, बल्कि विश्व रत्न हैं।